आइए आज की वीडियो में देखते हैं क्लास 10th का प्रमेय 1.3। इसके पीछे के सभी प्रश्नों को हमने सॉल्व कर लिया था। प्रमेय 1.3 कहता क्या है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जैसे आप a के लिए ले लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक, जैसे 10 हम ले लेते हैं, ठीक है। और p कोई भी एक अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो कह क्या रहा है, इसका मतलब कि अगर a स्क्वायर का बात करें तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर। कह रहा है कि अगर a स्क्वायर को p विभाजित करती है, यानी p जो हम 5 लिए हैं वो अगर विभाजित करती है तो ये p एक को भी विभाजित करेगी, यानी a हमारा क्या था 10 और p हमारा क्या था 5 था। कहने का मतलब हुआ कि 10 का स्क्वायर अगर करें तो 100 हो जाएगा, और 5 से अगर आप भाग लगाएं तो 20 बार में लग जाएगा, यानी पूरा पूरा भाग लग गया। अगर इसके स्क्वायर को विभाजित करती है 5 अभाज्य संख्या, जो कि हम 5 लिए हैं, इसके जगह आप कोई भी और भी संख्या ले सकते हैं, पूर्णांक ले सकते हैं, और कोई भी अभाज्य संख्या और भी ले सकते हैं जो कि स्क्वायर को विभाजित करे। यानी अगर 5 से हम 10 को काटेंगे तो ये भी पूर्णतया विभाजित होता है। बस यही कह रहा है इस प्रमेय में। और चलिए अगला प्रमेय हम लोग देखते हैं। प्रमेय 1.4 क्या है। प्रमेय 1.4 बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। प्रमेय 1.4 क्या कहता है, देखिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय। प्रमेय 1.4 कहता है कि दर्शाइए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। तो प्रूफ करने के ओर हम लोग चलते हैं। देखिए, हम लोग जिस विधि से प्रूफ करेंगे उस विधि का नाम हो जाएगा क्या, विरोधाभास विधि, यानी कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, विरोधाभास, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या कहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। मान लेते हैं हम लोग इसको क्या, √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे ही √2 परिमेय संख्या होगी तो परिमेय संख्या के लिए हम लोग जानते हैं कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे, माना √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहां q क्या हो जाएगा, q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ ही साथ p एवं q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, p बराबर मिल जाएगा हम लोगों को √2q, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो q इज इक्वल टू क्या, रुक जाइए, इसको हम लोग इधर ऐसे लिख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो q √2q बराबर हो जाएगा क्या, p। अब इधर देखिए q, और इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इधर गुना में है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी q इज इक्वल टू क्या हो गया, p/√2। अब हम लोगों को क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। क्यों कर रहे हैं, तो रूट को हटाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए
तो इधर का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, और इधर करेंगे तो p बटे √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर इधर p का स्क्वायर और बटे √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण पहला। अब चलिए आगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अब जैसे √3 रहेगा, √5 रहेगा, √4 तो नहीं, √5 रहेगा, तो ये सब को प्रूफ करने के लिए भाषा हमारा सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ क्या करेंगे 2 के जगह 3 कर देंगे। 3 अगर √5 के बारे में पूछा तो √5 2 के जगह 5 लिख देंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। देखिए अब क्या करना है, लिखेंगे हम लोग, चूंकि Q एक पूर्णांक है, Q एक क्या है पूर्णांक है, इसलिए Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, Q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, इसलिए Q स्क्वायर बराबर यहाँ देखिए p स्क्वायर बटे 2, ये भी क्या है पूर्णांक होगा, p स्क्वायर बटे 2 भी पूर्णांक होगा। ठीक है, पूर्णांक होगा, इसका मतलब है कि p स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाज्य है, इसका मतलब है कि p स्क्वायर जो है 2 से पूर्णतया विभाज्य है। और अभी तुरंत हम लोग पढ़े थे प्रमेय 1.3 में क्या, कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो वो संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाज्य होगी। तो देखिए जब p स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाज्य है, क्योंकि 2 भी एक अभाज्य संख्या है, इसलिए p भी क्या होगा, p भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। थोड़ा सा इसका लंबा चला जाता है। अच्छा, ये हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तुरंत पढ़े थे प्रमेय 1.3 में। ठीक, अब देखिए क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद लिखना है, मान लेते हैं कि माना ये p स्क्वायर और p बटे 2 जो था उसको हम लोग एक कोई पूर्णांक मान के चलते हैं, माना p बटे 2 बराबर, जैसे आप k रख लीजिए पूर्णांक, या कुछ भी रख सकते हैं, a b c d कुछ भी रख सकते हैं, k1 यहाँ लिख देंगे जहां k1 एक पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, p बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 2k1, इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण दूसरा। अब क्या करते हैं कि p का मान समीकरण 1 में रखते हैं, p का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या मिलेगा, देखिए p का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 में रखने पर p का मान क्या आया 2k1 आया, और समीकरण 1 मेरा क्या था, देखिए q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर बटे 2, तो हम लोग क्या करेंगे q स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर और बटे 2, क्योंकि p का वैल्यू ये आया है और समीकरण 1 में था p स्क्वायर, तो p स्क्वायर की जगह हम क्या रख दिए 2k1 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2 दूना 4 k1 का स्क्वायर और बटे में क्या 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो k1 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा q स्क्वायर, अच्छा यहाँ से देखिए इसको काट लेते हैं हम लोग, 2 दूना 4, k1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा q स्क्वायर बटे 2 आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग बना देते हैं समीकरण तीसरा। इसको चाहिए तो आप थोड़ा इसमें से कुछ कट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा मेथड हो रहा है, और अगर आप इससे भी शॉर्ट चाहते हैं तो शॉर्ट्स में भी दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम इसको
इस साइड में ही लिखते हैं या इसी के नीचे लिखते हैं। चलिए, चूंकि K1 एक क्या है, पूर्णांक है, जो कि हम लोग मान चुके हैं। चूंकि K1 एक पूर्णांक है, इसीलिए K1 का स्क्वायर भी क्या होगा, K1 का स्क्वायर भी एक पूर्णांक होगा, और K1 का स्क्वायर का मान क्या है, तो देखिए यहाँ समीकरण 3 में क्यू स्क्वायर बटे 2, इसलिए क्यू स्क्वायर बटे 2 भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। क्यू स्क्वायर बटे 2 भी एक पूर्णांक होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 2 से पूर्णतया विभाज्य है। और प्रमेय 1.3 के हिसाब से क्या है, तो क्यू भी 2 से विभाज्य है, क्यू भी 2 से पूर्णतया विभाज्य है। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं कि एक और पूर्णांक लेते हैं। माना क्यू बटे 2 बराबर कोई भी एक पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे K1 वहाँ लिए थे तो यहाँ K2 ले लेते हैं, और यहाँ साइड में मेंशन कर देंगे K2 एक पूर्णांक है। ठीक है, K2 एक पूर्णांक है। अब देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या आ जाएगा, 2K2। अब हम लोग जो माने थे, इसको बना लीजिए आप समीकरण चौथा। हम लोग जो माने थे कि सह अभाज्य संख्या है, तो सह अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसका केवल एक गुणनखंड हो, यानी कि जैसे 2 और 3, 2 के लिए आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के लिए, यानी जिनका मौसो एक हो, जिनका मौसो जिस भी संख्या का मौसो एक हो, महत्तम समापवर्तक एक हो, वह क्या है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखेंगे समीकरण 2 में हमारा क्या आया था, 2K1, और समीकरण 4 में क्या आया, 2K2। और इससे स्पष्ट है कि 2 जो है P और Q दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी 2 से कोई भी, वो K1 में भी भाग लग रहा है और K2 में भी भाग लग रहा है। इसलिए हम लोग यहाँ भाषा थोड़ा सा लिखेंगे। क्या भाषा है, देखिए सब में ऐसे ही लिखाएगा, समीकरण 2 तथा 4 से स्पष्ट है कि 2 P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः P एवं Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, सह अभाज्य संख्या नहीं है, जो कि हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है। अतः √2 एक परिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही। अब देखिए, थोड़ा सा लंबा मेथड लगता है, अब थोड़ा सा आप बीच से हटा भी सकते हैं, ये पूर्णांक वाला बात, ये इसमें से कुछ कुछ आप कट कर सकते हैं। अब समझते हैं कि यहाँ हम लोगों ने सॉल्व किया √2 वाला, √2 को हमने सॉल्व किया। अब इसके जगह √3 आए, √5 आए, √7 आए,
√11 आए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 के जगह 3 को पुट करना है, 2 के जगह 5 को करना है, 7 को करना है, बाकी अक्षरशः सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का प्रश्न, जो कि आप बनाएंगे तो उदाहरण का 9 कह रहा है √3 के लिए। तो कुछ नहीं, 2 के जगह बस 3 लिख दीजिए, 2 के जगह 3 लिखना है, √2 के जगह √3 लिखना है। जैसे जैसे हम लोग यहाँ बनाए सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, एक भी अक्षर इधर उधर नहीं, बस 2 के जगह आप 3 लिख दीजिए, पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल उदाहरण 9 से हम लोग आगे बढ़ते हैं, उदाहरण 10। अब देखिए, जितना भी अपरिमेय वाला होता है ना, या तो सिंगल संख्या रहेगा, √3 √5 ये, या एक परिमेय और अपरिमेय को जोड़ कर रहेगा, या घटा परिमेय जोड़ अपरिमेय, या घटा अपरिमेय, या गुना अपरिमेय, या भाग अपरिमेय। यह परिमेय के साथ जोड़ घटा गुना भाग में रहता है। ठीक है, यही 2 टाइप है, बस यही 2 टाइप। एक बार सिंगल सिंगल रहेगा, एक बार परिमेय और अपरिमेय के साथ जोड़ घटा गुना भाग में रहेगा। तो देखिए, उदाहरण 10वां हमारा ऐसा ही प्रश्न है। उदाहरण 10 क्या कह रहा है? उदाहरण 10 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो सिंगल वाला था ना, उससे कम ही शब्द में ये हो जाता है। सिंगल वाला ही थोड़ा लंबा पड़ेगा आपको, बाकी ये देखिए बहुत छोटे में निपट जाएगा। अब देखिए, चलते हैं हम लोग, फिर वही विरोधाभास मेथड ही यूज करेंगे। तो लिखेंगे, माना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जैसे माना 5 माइनस √3 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 और P और Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना आप, तो क्या हो जाएगा? इस √3 को उधर हम भेज देते हैं और P/Q को इधर ले आते हैं, √3 उधर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, रूट वाले को एक साइड रख देना है आपको, रूट वाला जो है एक साइड हो जाएगा, एक साइड में डाल देना है इसको। ठीक है, अब देखिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, और इसको सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा? 5Q माइनस P/Q बराबर में क्या हो जाएगा? √3। ठीक, इसको बना दीजिए आप समीकरण 1। अब देखिए, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, सहभाज्य संख्या लिखें, इसका मतलब है कि पूर्णांक ही है। देखिए, चूंकि P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए 5P माइनस ये 5Q माइनस P भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा, क्योंकि आप पूर्णांक को, किसी भी पूर्णांक को 5 से गुना कीजिए और कोई भी अंक घटाइए तो वो क्या होगा? पूर्णांक के ही रूप में आएगा, पूर्णांक होगा। इसलिए अब चूंकि Q से भाग लगने वाला है 5Q माइनस P में, इसलिए 5P माइनस Q 5Q माइनस P/Q भी एक क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगी। देखिए, 5Q माइनस P/Q एक परिमेय संख्या होगी। ठीक, अब थोड़ा सा एक बात समझ लीजिए, यहाँ होता क्या है? 2 पूर्णांकों को जोड़ने से
एक साइड में एक बात लिख रहे हैं, दो पूर्णांक को अगर आप जोड़ते हैं, दो पूर्णांक को जोड़ने और घटाने या गुना करने पर पूर्णांक ही प्राप्त होता है। जोड़ने, घटाने या गुना करने पर पूर्णांक ही मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। लेकिन दो पूर्णांक को जब भाग करते हैं, दो पूर्णांक को जब भाग करते हैं, तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है, परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अब इसका हम आपको उदाहरण देते हैं। देखिए, जैसे 2 और 3 है, 2 और 3 को आप जोड़े तो क्या हो गया, 5 हो गया। 2 और 3 को आप घटाए तो क्या हो गया, -1 हो गया। 2 और 3 को आप गुना किए तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए, 5 भी पूर्णांक है, -1 भी पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, और 6 भी क्या है, एक पूर्णांक है। लेकिन अगर हम 2 और 3 को भाग करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 भाग 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब 2/3 क्या है, एक पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक में पूरा पूरा अंक चाहिए, लेकिन पूर्णांक न होते हुए भी ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्यों, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में लिख पा रहे हैं, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यही बात हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे इसमें, कि भाग करने पर एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक, तो चलिए इसी में बस छोटा सा और 2 लाइन का बात लिखना है। लेकिन हम लोग देखिए समीकरण 1 में ये क्या प्राप्त हो रहा है, √3 प्राप्त हो रहा है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ हम लोग लिखेंगे, लेकिन समीकरण 1 में 5q माइनस p/q बराबर √3 है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, जो कि हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। ठीक है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है, अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही। देखिए ये उससे काफी छोटा है। ठीक, ये तो समझाने के लिए हम आप लोगों को दिए इधर। अब देखिए ये हम लोग क्या किए कि इसमें माइनस वाला कर लिए। ठीक है, माइनस वाला एक कर लिए, परिमेय और अपरिमेय का। अब देखिए उदाहरण 11 जो कह रहा है, उदाहरण 11 हमारा कह रहा है कि दर्शाइए, उदाहरण 11 कह रहा है 3√2। आप ध्यान से देखेंगे तो परिमेय और गुना अपरिमेय है, परिमेय गुना अपरिमेय है। 3 परिमेय हो गया और √2 क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। तो एक बार घाटा का हम लोगों से बनवा लिया, और एक बार भाग गुना का बनवा रहा है। देखिए बहुत आसान है, बहुत छोटा है, एक अपरिमेय संख्या है, हम लोगों को दर्शाना है।
ठीक है। अब देखिए फिर हम लोग वही विरोधाभास मेथड यूज करेंगे। लिखेंगे क्या, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में लिख सकते हैं, माना 3√2 इज इक्वल टू p/q। ठीक, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 और p और q क्या है, p एवं q सह अभाज्य है, सह अभाज्य है। ठीक, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, p/3q हो जाएगा। ठीक, इसको हम लोग बना देते हैं पहला समीकरण। अब फिर लिखेंगे चूंकि p और q पूर्णांक है, देखिए यहाँ सहअभाज्य लिख रहे हैं, सहअभाज्य मतलब हो गया दो ऐसी संख्या जिसका मौसो एक हो, और जब लेंगे संख्या तो दोनों का पूर्णांक, दोनों पूर्णांक हो जाएगा और सहअभाज्य का मतलब मौसो एक होना चाहिए। चूंकि p और q पूर्णांक हैं इसीलिए p/3q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ऐसा कारण क्यों, तो देखिए इधर तुरंत हम आप लोगों को पीछे समझाए हैं इसमें ये वाला कि दो पूर्णांक को जब भाग करते हैं तो हमें परिमेय संख्या प्राप्त होती है, और पूर्णांक भी प्राप्त होता है। जैसे 6 को आप भाग करेंगे 2 से तो 3 प्राप्त हो जाएगा जो कि पूर्णांक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि और 6 पूर्णांक है लेकिन उसको हम लोग परिमेय संख्या में लिख सकते हैं। ठीक, जैसे आप 6/2 करते हैं तो 3 आता है, और 3 आया तो उसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब 3/2 करेंगे तो 3/2 आएगा, जिसको कि पूर्णांक नहीं बोला जा सकता है, परिमेय संख्या बोला जा सकता है। इसलिए हम लोग यहाँ लिखे हैं p/3q एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन समीकरण 1 से p/3q बराबर √2 जो कि एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह हमारे पूर्व कथन का विरोधाभास है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, इतना ही। अब देखिए इसमें जितना गुना वाला है सब में आप वही कर सकते हैं। जैसे दे दिया 5√2, तो इसमें हम दिख रहा है एक परिमेय है एक अपरिमेय है, बस सेम टू सेम, सिर्फ अंक बदलना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, उदाहरण 11 तक हम लोग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।